পর এই আসবে মই জ্যোতিপ্ৰসাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজি কবির সাহিত্যিক ঘরে बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा मिली तो वो और अच्छी तरह से आगे चल सकता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी की भी अच्छी शिक्षा है, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में एक ही सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, जैसे इतिहास है या भूगोल है, वैसे अंग्रेजी है। तो हफ्ते में 3 बार या 4 बार अंग्रेजी सिखाते हैं। तो क्लास 12 तक जाते जाते तो बच्चा इंग्लिश भी सीख लेता है और कभी कभी और ज्यादा भाषाएं भी सीख लेते हैं। तो एक समाधान ये यूरोप का है, लेकिन भारत की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ तो औपनिवेशिक इतिहास है, अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और आजकल भारत का एक अंग्रेजी से तो फायदा भी मिलता है, क्योंकि लोग आसानी से बाहर जा सकते हैं और यहाँ की जो अच्छे रिसर्चर है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा सकते हैं इंग्लिश के हिसाब से। अगर इंग्लिश नहीं जानते तो बाहर जा भी नहीं सकते। সমালোচনাৰ ধাৰাৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া পাশ্চাত্য 20 শতিকাৰ শেষাৰ্ধৰ কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিম আদি প্ৰস্তুত মতবাদৰ চিন্তাধাৰাই 1960-70 চন আমি ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা 16 শতিকাৰ এলিজাবেথীয় যুগতে আৰম্ভ হৈছিল। मैं इमरा बंगा हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ, वहाँ का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और हिंदी के अलावा वहाँ उर्दू और बंगला भी पढ़ाता हूँ और भारतीय भाषाओं के बारे में मैं लोगों को इंग्लिश में भी लेक्चर देता हूँ। और आजकल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। और असल में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि इस वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में प्रांतीय भाषाओं का क्या भविष्य है। प्रांतीय भाषाओं का ही नहीं, हिंदी का भी क्या भविष्य हो सकता है, असमी का या बंगला का क्या भविष्य है। अंतिम 10-20 साल में हम यही देखते हैं कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो आमतौर पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, या कम से कम माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। और आगे चलकर तो ऐसा लगता है कि भारत की भाषा तो इंग्लिश भी हो सकती है। ऐसा तो हुआ था, जैसे आयरलैंड में हुआ था। 1800 में आयरलैंड की भाषा आयरिश थी, 1900 में इंग्लिश हो गई। मतलब 100 साल में एक देश भाषा बदल सकता है। और भारत में और आजकल जो दुनिया बहुत जल्दी चलता है, इससे भी जल्दी ये भाषा की तब्दीली हो सकती है। हो सकता है कि 50 साल में तो सभी लोग इंग्लिश बोलेंगे और जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ एक पॉकेट में स्थानीय भाषाएं रहेंगे। असल में ये तो शायद कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, माँ बाप से अंग्रेजी में बोलते हैं, माँ बाप टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते ही है कि अगर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा मिली तो वो और अच्छी तरह से आगे चल सकता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी की भी अच्छी शिक्षा है, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में एक ही सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, जैसे इतिहास है या भूगोल है, वैसे अंग्रेजी है। तो हफ्ते में 3 बार या 4 बार अंग्रेजी सिखाते हैं। तो क्लास 12 तक जाते जाते तो बच्चा इंग्लिश भी सीख लेता है और कभी कभी और ज्यादा भाषाएं भी सीख लेते हैं। तो एक समाधान ये यूरोप का है, लेकिन भारत की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ तो औपनिवेशिक इतिहास है, अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और आजकल भारत का एक अंग्रेजी से तो फायदा भी मिलता है, क्योंकि लोग आसानी से बाहर जा सकते हैं और यहाँ की जो अच्छे रिसर्चर है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा सकते हैं इंग्लिश के हिसाब से। अगर इंग्लिश नहीं जानते तो बाहर जा भी नहीं सकते। मैं अपनी भाषा को पलट दिया। हाँ, आमतौर पर
बच्चों के माता पिताओं पर निर्भर करता है। जितना माता पिता की भूमिका है उतना शायद टीचर की भी नहीं है। अगर माता पिता बच्चे के दिमाग में यह रखता है कि अंग्रेजी बोलो और तुम्हारी असमिया का कोई महत्व नहीं है, तो टीचर जितनी भी चेष्टा करें वो बच्चा तो वही सोच के आगे चलेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब तक मुझे मालूम है असल में यह पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा नहीं है। और बच्चों के माता पिताओं पर निर्भर करता है। जितना माता पिता की भूमिका है उतना शायद टीचर की भी नहीं है। अगर माता पिता बच्चे के दिमाग में यह रखता है कि अंग्रेजी बोलो और तुम्हारी असमिया का कोई महत्व नहीं है, तो टीचर जितनी भी चेष्टा करें वो बच्चा तो वही सोच के आगे चलेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब तक मुझे मालूम है असल में यह पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा नहीं है।